ठीक है, आपने 100 रुपये जमा करे थे और उस पर 10% का इंटरेस्ट है। मैं जरा सारी बातें रिकैप कर दूं, जो लोग नए आए हैं अभी। फाइनेंशियल मैथ्स की क्लास नंबर 1 है। आज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, इफेक्टिव एनुअल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हम डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है उसके लिए आपने ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। दो फॉर्मूले हैं, एस इज इक्वल टू P1 + RT और आई इज इक्वल टू PRT, जो हम आज डिस्कस करेंगे। एस जो है उसको सम या फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम पीरियड और आई इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। और फिर हमने एक एग्जांपल ली, हमने बोला कि लेट से एक बैंक में हमने 1 जनवरी 2022 को 100 रुपये जमा करे और उस बैंक में अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला है, तो पहले साल का यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का जो इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपये बनेगा, 100 का 10%। ठीक है, तो हमने आई यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करा अगर, तो हमारे पास 10 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। अच्छा, जब पहला साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2022, पहले साल के आखिर में, या कोई अगर 1 जनवरी 2023 का पूछे यानी कि दूसरे साल के बिल्कुल ही शुरू में कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मेरे अकाउंट में 110 रुपये होंगे। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में 110 रुपये होंगे। अब लेट से अगली बार वापस से बैंक ने बोला भाई हम 10% का इंटरेस्ट देंगे या 10% का इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ था। ये बैंक अपनी तरफ से बोल सकता है, कोई भी बैंक कुछ भी बोल सकता है, अभी आप जो है वो देखें। तो 10% का अगर इंटरेस्ट है, 10% का अगर इंटरेस्ट है, तो अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब वापस से 100 का ही 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 110 पर 10% का इंटरेस्ट मिले, बल्कि 100 पर ही 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है। सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में आपको इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही दिया जाता है। यानी कि अब हमारे पास वापस से 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट है आपका 1 जनवरी 2023 वाले दिन से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का। और इसके बाद आपके ये पैसे यानी कि दूसरे साल के आखिर में आपके पैसे कितने हो जाएंगे भाई? दूसरे साल के आखिर की अगर आप बात करेंगे तो दूसरे साल के आखिर में आपके पैसे 120 रुपये हो जाएंगे। ये आपके पास पैसे होंगे 31 दिसंबर 2023, कॉमा सॉरी स्लैश 1 जनवरी 2024 वाले दिन के पैसे। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने 2 साल के लिए पैसे जमा करवाए थे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने 2 साल के लिए पैसे जमा करवाए थे और 2 साल बाद हमारे कितने पैसे बन गए ये हमें पता चल गया। यानी कि 2 साल के आखिर में हमारा जो सम है, 2 साल के आखिर में हमारा जो सम है, 2 साल के आखिर में जो हमारा टोटल है वो 120 रुपये है। पहले साल 100 पर 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट 110 हो गया, और दूसरे साल भी 100 का 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट 120 रुपये हो गए। ये दूसरे साल के आखिर की टोटल वैल्यू है जो कि 120 रुपये है। ये दूसरे साल के आखिर की वैल्यू है जो कि 120 रुपये है। तो 100 का 10%, 10 रुपये, फिर 110 का फिर 10%, 10 रुपये, और फिर 120 रुपये हो गया। ठीक है, आपने बैंक में 100 रुपये जमा करवाए थे, पहले साल का 100 का 10% इंटरेस्ट मिला, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 110 रुपये बैंक बैलेंस हो गया। दूसरे साल आपने कोई नए पैसे जमा नहीं करवाए हैं, बैंक ने आपको आपने जो 100 रुपये पहले जमा करवाए थे उस पर 10% का इंटरेस्ट दिया, तो आपके पैसे 120 बन गए। ठीक है जी, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का केस है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का केस है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपने ओरिजिनली जो पैसे शुरू में जमा करवाए होते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने 100 रुपये जमा करवाए थे जिस पर पहले साल का 10 रुपए का और दूसरे साल का भी 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 2 साल बाद 120 हो गए। क्लियर है ये बात? अब मुझे ये बात बताएं कि अगर अगर बिल पर सवाल ऐसा आता कि 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट फॉर द 2 years,
दोनों सालों का टोटल इंटरेस्ट कितना है? तो आप बोलते हैं सर पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, 20 रुपए। ये 20 रुपए, ये 20 रुपए, ये 20 रुपए आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी यानी कि प्रिंसिपल 100 रुपए, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10%, और टी यानी कि टाइम पीरियड यानी कि 2 साल। आपके 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट जो है वो 20 रुपए है। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आप पी इंटू आर इंटू टी करो। पी आपका प्रिंसिपल है जो कि 100 रुपए है, आर जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 10% है, और टी यानी कि टाइम पीरियड यानी कि 2 साल के लिए मैंने पैसे जमा करे थे। तो आप या तो इस तरह से भी 20 कैलकुलेट कर सकते हो, या ऊपर 10 और 10 को ऐड करके भी 20 कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर कोई आपसे ये पूछे कि सम या फ्यूचर वैल्यू क्या है, सम या फ्यूचर वैल्यू क्या है, यानी कि आपको 2 साल के आखिर में जो पैसे नजर आ रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में वो कितने हैं? आप बोलोगे 120। उसको ढूंढने का एक तरीका ये है कि जो पैसे आपने जमा कराए थे, जो पैसे आपने अकाउंट में डलवाए थे, जो पैसे आपने डिपॉजिट करे थे यानी कि 100, और 2 सालों का इंटरेस्ट 10-10 कर यानी कि 20। तो या तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो 100 प्लस 20 120, या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मूला यूज करो, एस इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है 1 प्लस आर टी। इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी यानी कि टाइम पीरियड जो कि 2 साल है। इससे भी आपका आंसर 120 आएगा। ठीक है जी। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके ओरिजिनल डिपॉजिटेड अमाउंट पर ही मिलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके ओरिजिनल डिपॉजिटेड अमाउंट पर ही मिलता रहता है। क्या ये बात क्लियर है सबको, या कोई कंफ्यूजन है? ये बात क्लियर है? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो पैसे जमा करे होते हैं हर साल आपको उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और इसके लिए आप लिखो ऑन इंटरेस्ट ऑन टोटल सम। इसमें आपको टोटल सम पर इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले क्या है? एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। पहला फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। दूसरा फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो है वो है पी बाहर, और ब्रैकेट में आपके पास जो है वो 1 प्लस आई की पावर n-1, 1 प्लस आई पावर n-1। ये -1 अलग से है, n में से नहीं माइनस हो रहा, अलग से 1 माइनस हो रहा। ठीक है। इस केस में अगेन आपके पास जो s है वो सम है, p जो है वो प्रिंसिपल है। मैं यहाँ पर जरा इन चीजों को कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर छोटा वाला i जो है वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है? अब हम कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं? अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। अब हम कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं? अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में हमें किस तरह से इंटरेस्ट मिल रहा था, और अब कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह से मिलेगा ये देखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आपने 1 जनवरी 2022 वाले दिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आपने 1 जनवरी 2022 वाले दिन बैंक पे 100 रुपए जमा करवाए, अगेन ये आपका पी कहलाएगा। अगर आपका आर जो है वो 10% है, तो आपने 100 रुपए जमा करवाए। 100 रुपए जब आपने जमा करवाए तो आपको फिर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 क्या इंटरेस्ट मिलेगा? पहले साल का इंटरेस्ट किस चीज पे मिलेगा? कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? सर पहले साल तो इंटरेस्ट आपका अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो उसी अमाउंट पर मिलेगा जो आपने जमा करी है।
कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी जमा करी हुई अमाउंट पर ही मिलता है, यानी कि 100 पर ही 10% मिलेगा। पहले साल तो 100 पर ही 10% मिलेगा, पहले साल तो 100 पर ही 10% मिलेगा, यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पहले साल के आखिर में ये पैसे कितने हो जाएंगे? जब पहला साल खत्म होगा, जब पहला साल खत्म होगा, जब पहला साल ओवर होगा, फिनिश होगा, खत्म होगा, तो ये पैसे 110 हो जाएंगे। जब पहला साल खत्म होगा तो ये पैसे 110 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगले साल इंटरेस्ट किस तरह से मिलेगा? अगले साल इंटरेस्ट किस तरह से मिलेगा, कोई बताओ मुझे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है, तो अगले साल 110 पर, 110 पर, 110 रुपए आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस है, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो जो आपका बैलेंस अब अकाउंट में है जो कि 120 है, सॉरी 110 है, उस पर 10% यानी कि 11 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरे साल के आखिर में आपके पैसे 121 हो जाएंगे। दूसरे साल के आखिर में आपके पैसे 121 रुपए हो जाएंगे। दूसरे साल के आखिर में आपके अकाउंट का बैलेंस 121 हो जाएगा। दूसरे साल के आखिर में आपके अकाउंट का बैलेंस 121 हो जाएगा। ये 2 सालों का सम है। अब इस केस में आपके पास टोटल इंटरेस्ट फॉर द 2 years कितना है? टोटल इंटरेस्ट दोनों सालों का कितना है? पहले साल का 10, दूसरे साल का 11। पहले साल का 10, दूसरे साल का 11, यानी कि 21 रुपए। पहले साल का 10, दूसरे साल का 11, यानी कि 21 रुपए। इस केस में आपके पास जो इंटरेस्ट है वो पहले साल का पहले साल का 10 है और दूसरे साल का 11 है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा जी, ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। आई इज इक्वल्स टू पी, पी यानी कि 100। और फिर आप क्या कर दो, आप ब्रैकेट में जो है, दो ब्रैकेट्स हैं, दूसरे वाले अंदर वाले ब्रैकेट में 1 + 10%, पावर में आ जाएगा 2, और माइनस होगा 1 अलहदा से। ये क्या बनेगा? देखिए जी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100 रहेगा। अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 1 + 10% इज 1.1। 1.1 की पावर 2 कितना बनता है? 1.1 की पावर 2 कितना बनता है? 1.1 की पावर 2। ब्रैकेट में 1 + 10% है ना, 1 + 10% का मतलब 1.1। 1.1 की पावर 2 1.21 बनता है, उसमें से 1 माइनस कर दो। ये यहाँ पर आपके पास 1.21 -1 आ रहा है। ठीक है जी। फिर आपका आई क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आपके पास 0.21 रह जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आई जो है वो 21 बन जाएगा। यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 10 रुपए, और दूसरे साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 11 रुपए होगा। और आप इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। और फाइनली आपके पास सम या फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए या तो आप पी को और आई को ऐड कर दो। पी यानी कि आपने कितना पैसा जमा किया था, 100 रुपये, और आई यानी कि 2 सालों का इंटरेस्ट कितना था, 21 रुपये। या फिर आप अपने पास फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे तो जो आपके पास सम का फॉर्मूला है वो है पी, और ब्रैकेट में है 1 + 1 + आई, यानी कि 10% की पावर n, यानी कि 2। इसको सॉल्व करोगे तो भी 121 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी 121 आएगा। जल्दी जल्दी से इसको देख लो, जल्दी से इन चीज़ों को नोट कर लो, कॉपी कर लो, देख लो, समझ लो। अगर कुछ मसला है तो बता दो जल्दी जल्दी, ताकि हम फिर आगे बढ़ें। सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ओरिजिनली डिपॉजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो जो जमा हुई हुई अमाउंट या टोटल वैल्यू होती है उस पर मिल रहा होता है। सही है जी। अच्छा जी, तो ये हो गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको रिवाइज करेंगे, दोबारा से देखेंगे, रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। रिकॉर्डिंग्स को देखना बड़ा अब ज़रूरी हो गया है। अच्छा, अब आ जाएं आप कंपाउंडिंग पर। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग का मतलब ये है
कंपाउंडिंग का मतलब ये है, कंपाउंडिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला S is equals to P, S is equals to P 1 plus I पावर N। ठीक है। और डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है? डिस्काउंटिंग का मतलब ये है, डिस्काउंटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला P is equals to S, P is equals to P is equals to S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर N। ठीक है जी। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है। अच्छा जी। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का फॉर्मूले से आंसर निकला है वो समझा दें अगेन। बेटा देखें, ये बात समझ में आ गई? मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। आई इज इक्वल्स टू पी और ब्रैकेट में है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? आपने पी की जगह प्रिंसिपल यानी कि 100 रुपये डाला, आई की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% डाला, एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 2 डाला, और आगे आ रहा है -1। अब इसमें क्या मसला आ रहा है बताएं? इसमें आपने सिंपली जो है वो अपना 1 + 10% क्या होता है? 1 + 10% क्या होता है? 1 + 10% 1.1 होता है। 1.1 की पावर कितनी है? 2। आप अपने कैलकुलेटर पर 1.1 की पावर 2 कैलकुलेट करो। 1.1 की पावर 2 कैलकुलेट करो। 1.1 की पावर 2 1.21 आएगा। और 1.21 की पावर जो है वो अगर 2 करते हैं तो 1.21 आता है। आ रहा है या नहीं? जल्दी बताओ भाई। 1.1, 1 + 10% का मतलब है 1.1, और 1.1 पर पावर लगी हुई है 2। तो अगर मैं 1.1 की पावर 2 करता हूँ तो 1.21 आता है। आगे का -1 ऐसे ही रहने देना है। अब 1.21 में से 1 माइनस होगा तो 0.21 रह जाएगा, और वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा, यानी कि 2 सालों की इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैंने P को एक साइड पर रखा और बाकी सारी चीजें लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर और मगर वाले सवाल हम सारे बाद में करेंगे, सही है मोहसिन? ठीक है जनाब। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। लेट से मैं तुम्हें सीधा सीधा से ये बोलता हूँ कि भाई मैंने जो है ना एक जगह पर 100 रुपये जमा करे। मैंने एक जगह पर 100 रुपये जमा करे। वो 100 रुपये मैंने 10% के रेट पर जमा करे। वो 100 रुपये जो है वो 10% के इंटरेस्ट रेट पर मैंने जमा करे। ठीक है जी। अरे भाई छोटा आई क्यों नहीं आ रहा? आ गया। वो 100 रुपये मैंने 10% के रेट पर जमा करे। ठीक है। वो 100 रुपये मैंने 2 सालों के लिए जमा करे। 2 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे? S इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n होता है ना। S इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n होता है। तो अगर मैं 100 रुपये जमा करता हूँ, 10% के रेट पर करता हूँ, 2 सालों के लिए करता हूँ, तो 2 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे? अगर मैं 100 रुपये जमा करता हूँ, 10% के रेट पर करता हूँ, 2 सालों के लिए करता हूँ, तो 2 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे? S इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर n। 2 साल बाद ये 121 हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हम? कंपाउंडिंग। इसको क्या कहेंगे हम? कंपाउंडिंग। एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर n, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2, यानी कि 121। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंपाउंडिंग। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंपाउंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, अगर सवाल ऐसा ना हो, देखिए ये तो कंपाउंडिंग वाला केस है ना। ये वाला केस क्या है? कंपाउंडिंग वाला है, यानी कि पी दिया हुआ था, पी दिया हुआ था, पी दिया हुआ था, और मुझे क्या कैलकुलेट करना था? पी दिया हुआ था और मुझे एस कैलकुलेट करना था। एक केस तो ये वाला हो सकता है कि पी दिया हुआ और एस कैलकुलेट करना हो। एक केस तो ये हो सकता है कि पी दिया हुआ और एस कैलकुलेट करना हो। एक और केस क्या हो सकता है?
एक और केस ये हो सकता है, एक और केस ये हो सकता है कि मुझे एस दिया हुआ हो और पी कैलकुलेट करना हो। ठीक है जी। देखिए ये सवाल वही है जो मैंने यहाँ पर ऊपर किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है जी, ये सवाल यही है जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में किया। अगर मैं आपको ये कहूं कि आज मैंने 100 रुपये एक जगह जमा करे हैं, 10% के इंटरेस्ट रेट पर जमा करे हैं और 2 सालों के लिए करे हैं, तो ये 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? तो आप एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन यूज करोगे और आपका आंसर 121 होगा। यानी कि अगर आपने आज 100 रुपये एक जगह पर बैंक में जमा कर दिए, जो बैंक 10% का इंटरेस्ट देता है, तो 2 साल बाद ये पैसे 121 हो जाएंगे। 2 साल बाद ये पैसे 121 हो जाएंगे। दूसरी चीज डिस्काउंटिंग पर आओ। डिस्काउंटिंग के केस में क्या होगा? एस दिया हुआ होगा, लेट से 121, आई दिया हुआ होगा, लेट से 10%, एन दिया हुआ होगा, लेट से 2 साल, और पी पूछ रहा होगा, यानी कि उसका सवाल ये होगा कि मैं आज कितने पैसे जमा करूं ताकि 2 साल बाद वो पैसे 121 रुपये हो जाएं, अगर 10% का रेट है और 2 साल की बात हो रही है। आई रिपीट, इस केस में सवाल कुछ इस तरह से होगा कि वो ये पूछेगा कि आज मैं कितने पैसे जमा करूं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, ताकि वो पैसे 2 साल बाद 10% के रेट पर 121 हो जाएं। तो हम यूज करेंगे P इज इक्वल्स टू एस है हमारा 121 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर n यानी कि 2। आप इसको सॉल्व करो, देखो ये 100 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, देखो ये 100 आ जाएगा। ये है हमारा डिस्काउंटिंग, ये है हमारा डिस्काउंटिंग का प्रोसेस। डिस्काउंटिंग के केस में हमें क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होगी। डिस्काउंटिंग के केस में फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होगी। डिस्काउंटिंग के केस में फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होगी। चले जी, जल्दी 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 जरा देखें और कंफर्म करें समझ में आ गया। 4 चीजें हमने पढ़ ली हैं कि हमारे पास कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग क्या होती है। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं और जल्दी से बताएं। इसमें कोई मसला है तो बताएं और जल्दी से बताएं। ठीक है जी। आपके पास कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपने फ्यूचर वैल्यू यानी कि एस कैलकुलेट करना हो, डिस्काउंटिंग का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पी कैलकुलेट करना हो। अच्छा, ये थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ, ठीक है? इसमें कोई मसला है? सही है भाई, डन है। ये 4 चीजें हैं, इसकी पिक्चर लेकर जरा ग्रुप पर भेजो। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेजो जरा। भेज दी? चलो जी, यहाँ पर मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें आप इसको जरा रिकैप कर लें। 5 मिनट का ब्रेक है। अच्छा जी, सुनना जरा गौर से, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफेक्टिव एनुअल रेट की सर बिल्कुल ही हमारी जबान की डेफिनेशन क्या है सर? जैसी जबान हम बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं। तो मैं बोलूंगा इफेक्टिव एनुअल रेट की सीधी सी डेफिनेशन है, जो बैंक देता है। नॉमिनल रेट की डेफिनेशन, जो बैंक बोलता है। ये कैसी बात करी सर आपने? अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से आपके सामने एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ए। बैंक ए में आपने आज 100 रुपये जमा कर दिए। जो 100 रुपये आपने जमा करे, ये क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू। 1 जनवरी 2022 वाले दिन जमा करवा दिए। बैंक ए ने आपको बोला कि भाई हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। ये बात समझते हो? 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम का मतलब साल का 10%। कंपाउंडेड एनुअली यानी कि हर साल के आखिर में कंपाउंडिंग होगी। हर साल के आखिर में आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड होगा। हर साल के आखिर में हिसाब किताब होकर आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए जाएंगे। अब अगर मैं बैंक ए में 2 साल के लिए पैसे जमा करवाऊं, तो पहले साल 100 का 10% यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा।
एक साल बाद मेरे अकाउंट का बैलेंस 110 हो जाएगा। किस दिन? 1 जनवरी 2023 वाले दिन। फिर मजीद एक साल अगर पैसे रखवाऊंगा, मजीद एक साल अगर पैसे रखवाऊंगा, मजीद एक साल अगर पैसे रखवाऊंगा, तो अब मुझे 110 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब मुझे 110 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 1 जनवरी 2024 वाले दिन मेरे अकाउंट का बैलेंस 121 रुपए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये वही बात है जो हमने ऊपर करी थी। ठीक है जी। मैंने एक बैंक में पैसे रखे जिसका नाम है बैंक ए। बैंक ए ने मुझे बोला कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। वो 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। 10% का जब वो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसके हिसाब से जो जो अमाउंट्स बन रही हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी। हमने 100 रुपये जमा करे, पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपये, 110 हो गए। अगले साल 110 का 10% यानी कि 11 रुपये का इंटरेस्ट, और 11 रुपये के इंटरेस्ट के बाद वो पैसे 121 रुपये हो गए। अब आ जाओ बैंक बी पर। बैंक बी एक और बैंक है, बैंक बी एक और बैंक है। इधर भी मैंने 100 रुपये जमा करे, इधर भी मैंने 100 रुपये जमा करे। किस दिन जमा करे? 1 जनवरी 2022 वाले दिन मैंने 100 रुपये जमा करे। इसने मुझे बोला हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। 10% पर एनम का मतलब यह है कि साल का 10%, लेकिन साथ में लिखा हुआ था कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा साल, 6 6 महीने पर। तो इस केस में सुनिएगा गौर से, 30 जून 2022 को 6 महीने पूरे हुए, हाँ या नहीं? 30 जून 2022 को 6 महीने पूरे हुए, हाँ या नहीं? जी सर, हो गए। 30 जून 2022 वाले दिन बैंक बोलेगा कि ये लो, तुमने 100 रुपये जमा करे थे, इसका 10%। 100 रुपये जमा करे थे, इसका 10%। लेकिन बैंक बोलेगा 10% के साथ हमने लिखा था पर एनम। 10% के साथ क्या लिखा था? पर एनम। तो 100 का 10% जो 10 रुपये बनता है वो पूरे साल का है या 6 महीने का है? बैंक बोलेगा कि ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है। 100 रुपये तुमने जमा करवाए, 10% का रेट था पर एनम, यानी कि 100 का 10% यानी कि 10 रुपये पूरे साल का है। अभी क्योंकि 6 महीने में है तो इसको 6/12 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 महीने के अमाउंट को निकालने के लिए 6/12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बैंक मुझे जो इंटरेस्ट 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में ऐड करेगा ना, वो 100 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 होगा। 100 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 होगा। 100 × 10% × 6/12 होगा। बैंक 6 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने पर ऐड कर देगा और 30 जून 2022 वाले दिन मेरे अकाउंट का बैलेंस 105 हो जाएगा। 30 जून 2022 को मेरे अकाउंट का बैलेंस 105 हो जाएगा। 30 जून 2022 वाले दिन मेरे अकाउंट में 5 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। क्यों ऐड कर दिए जाएंगे? इसलिए ऐड कर दिए जाएंगे क्योंकि बैंक ने कहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% पर एनम साल का 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 6 महीने बाद हिसाब किताब कर कर हम आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिया करते हैं। अब अगली बार 6 महीने कब पूरे होंगे? अगली बार 6 महीने कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर 2022। अगली बार 6 महीने कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर 2022 को। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? अब कितने ऐड होंगे अकाउंट में पैसे? अब अकाउंट में कितने पैसे ऐड होंगे? अब अकाउंट में कितने पैसे ऐड होंगे अगले 6 महीने के? क्या 5 रुपए ऐड होंगे? नहीं, 5 रुपए ऐड नहीं होंगे। बैंक अगेन बोलेगा 105 का 10%। पहले बैंक लेगा 105 का 10%। देखो, पहले बैंक कहेगा 105 का 10%। फिर जब 105 का 10% बैंक कैलकुलेट करेगा, बोलेगा 10% होता सालाना। अभी अगले 6 महीने गुजरे हैं तो इसको फर्दर वो 6/12 से मल्टीप्लाई करेगा। 105 का 10% इंटू 6/12। देखिए, हमेशा ये याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछली अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी बात ये याद रखें कि भाई 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड होगा और ये 5.25 ऐड कर कर 31 दिसंबर वाले दिन आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 110.25 हो जाएगा। फिर अगर इसी बात को और आगे लेकर चलें, इसी बात को और आगे लेकर चलें, अगली बार 6 महीने 30 जून 2000 और अगली बार 6 महीने 30 जून 2022 को पूरे होते हैं। अब क्या होगा? 110.25 इंटू 10% इंटू 6/12।
छः महीने पर बैंक जो है वो पैसे ऐड कर रहा होता है। 110.25 इंटू 10% बैंक लेगा और फिर इसको 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर आपके अकाउंट का बैलेंस वो कर देगा इन दोनों को ऐड कर कर 115.7625। फिर सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसी तरह से ये बात चलती रहेगी, इसी तरह से ये बात चलती रहेगी, यानी कि जब 31 दिसंबर 2000 और सॉरी 23 है ना, हाँ ये भी 23 है। 31 दिसंबर 2023 आएगा, यानी कि दूसरे साल का आखिर आएगा, उससे पहले बैंक बोलेगा 115.7625 इंटू 10% इंटू 6/12, यानी कि बैंक अब 115.7625 का 10% लेगा और फिर उसको फर्दर 6/12 से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर कर और इसको इस अमाउंट को 121.55063 या इसको अगर और बढ़ाता हूँ 250 पे ले आएगा। देखिए कहने का मकसद ये है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में 6 महीने पर हिसाब किताब हो रहा होगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में हर 6 महीने पर इंटरेस्ट ऐड हो रहा होगा और जब हर 6 महीने पर इंटरेस्ट ऐड होगा तो वो 6 महीने के आखिर में जितनी अमाउंट पड़ी हुई थी उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। बात को समझो, क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो, अब जरा यहाँ पे बात सुनो। बैंक ए के केस में आपने 100 रुपए जमा करवाए थे। बैंक ए के केस में आपने 100 रुपए जमा करवाए थे, 2 साल बाद कितने हो गए थे? 2 साल बाद कितने हो गए थे? बैंक ए के केस में आपने जो 100 रुपए जमा करवाए थे, 2 साल बाद 121 हो गए थे। अच्छा 1 साल बाद कितने हो गए थे? 1 साल बाद कितने हो गए थे? 1 साल बाद कितने हो गए थे? 110। अब जरा गौर से सुनो, नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट, जो बैंक क्या करता है, जो बैंक बोलता है, जो बैंक बताता है, जो बैंक कहता है। नॉमिनल रेट कौन सा रेट था? नॉमिनल रेट के बारे में हमने कहा नॉमिनल रेट वो रेट होगा जो बैंक ए बोलेगा, जो बैंक बी बोलेगा, जो बैंक ए बताएगा, जो बैंक बी बताएगा। नॉमिनल रेट वो रेट होता है जो बैंक ए बोलता है, जो बैंक ए बोलता है, जो बैंक बी बोलता है। नॉमिनल रेट वो रेट होता है जो बैंक बोलता है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे, देखें हम ये करते हैं कि हम लिखते हैं बैंक ए, हम लिखते हैं बैंक ए और हम लिखते हैं बैंक बी और हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉमिनल रेट। मुझे बताओ बैंक ए ने कितना बोला था? कितना बोला था? कैलकुलेशन की बात नहीं करो, बोला कितना था? उसने बोला था 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बैंक बी ने कितना बोला था? बोला कितना था? बताया कितना था? कहा कितना था? बैंक ए ने बोला कितना था? बैंक ए ने 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोला था। तो बैंक ए का नॉमिनल रेट 10% कहलाएगा। जो बैंक बोलता है, जो बैंक बताता है, जो बैंक बोलता है, कहता है, बताता है, तुम सुनते हो, तुम गए बैंक, बैंक ने बोला 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बैंक बी ने भी क्या बोला? बैंक बी ने भी क्या बोला बताओ? बैंक बी ने क्या बोला? बैंक बी के पास भी मैं गया तो उसने मुझे 10% ही कहा, 10% ही बताया, 10% ही बोला। तो सर बैंक ए ने भी बोला 10%, बैंक बी ने भी बोला 10%। जो रेट बैंक बोलता है, रेट की बात हो रही है सिर्फ, जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। तो बैंक ए ने भी 10% बोला था, बैंक बी ने भी 10% बोला था। तो जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट होता है, दोनों जगह का नॉमिनल रेट 10% ही है। अच्छा फिर एक और चीज है इफेक्टिव एनुअल रेट, फिर एक और चीज है इफेक्टिव एनुअल रेट। गौर से सुनना, गौर से सुनना। तुमने एक जगह 100 रुपए रखे, 1 साल बाद 110 हो गए। तुमने एक जगह 100 रुपए रखे, 1 साल बाद 110 हो गए। तुमने एक जगह 100 रुपए रखे, 1 साल बाद 110 हो गए। तुम्हारे 100 रुपए अगर 1 साल बाद 110 हो रहे हैं, तुम्हारे 100 रुपए अगर 1 साल बाद 110 हो रहे हैं, तुम्हारे 100 रुपए अगर 1 साल बाद 110 हो रहे हैं, तो कितना परसेंट इंक्रीज है? कितना परसेंट इंक्रीज है? कितना परसेंट इंक्रीज है? अगर मेरे 100 1 साल बाद 110 हो जाते हैं, अगर मेरे 100 1 साल बाद 110 हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसों में 10% का इजाफा आया है, मेरे पैसों में 10% का इंक्रीज आया है, मेरे पैसों में 10% का इंक्रीमेंट है, मुझे 10% मिल रहा है। तो बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट भी 10% होगा।
बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट भी 10% होगा। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है? जो बैंक दे रहा है, जो बैंक से हासिल हो रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, बैंक बी में आपने 100 रुपए रखे थे, बैंक बी में आपने 100 रुपए रखे थे, 1 साल बाद कितने हो गए? बैंक बी में जब आपने 100 रुपए रखे थे, 1 साल बाद कितने हो गए? 1 साल बाद। आंखों से देखो बेटा, गोटियों से नहीं देखो। 1 साल बाद कितने हो गए? बेटा जब मैंने बैंक बी में 100 रुपए रखे, तो यहाँ साल खत्म हुआ। जब यहाँ साल खत्म हुआ तो मेरे 100 रुपए 1 साल बाद इंक्रीज होकर, मेरे 100 रुपए 1 साल बाद इंक्रीज होकर 110.25 हो गए। अब मुझे बताओ ग्रोथ रेट क्या है? इंक्रीज कितने परसेंट का है? आपका पैसा कितने फीसद जमा हुआ है? आपका पैसा कितने फीसद इंक्रीज हुआ है? आपके पैसों में कितने फीसद का इजाफा है? यार मेरी अगर 100 रुपए की चीज 110.25 पर चली जाती है, तो 10.25% का इजाफा नहीं है क्या? 10.25% का इजाफा नहीं है? आप कैसे कैलकुलेट करते हो इंक्रीज की परसेंटेज? इंक्रीज की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करते हो। चेंज टू 10.25 का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी कि 100। बेटा 10.25% मिल रहा है ना, 10.25% का इजाफा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो यहाँ पर 10.25% है। मेरे पैसे इंक्रीज हुए हैं और वो इंक्रीज होकर 100, अगर 110.25 हो जाता है तो 10.25% इंक्रीज हुआ। 10.25%, 10.25% का इंक्रीज है। अगर मैं बैंक बी की बात करता हूं, मेरे 100 रुपए 1 साल बाद 110.25 हो रहे हैं, तो वो 10.25% से इंक्रीज हुए हैं। तो ये इफेक्टिव एनुअल रेट है जो बैंक देता है। बैंक बी इफेक्टिवली मुझे 10.25% रिटर्न दे रहा है। बैंक भी मुझे 10.25% रिटर्न दे रहा है। 100 रुपए अगर 110.25 हो जाते हैं तो 10.25% का ग्रोथ है ना। ठीक है, जैसा कि हमने अपने बेसिक लेक्चर्स में पढ़ा था, जैसे कि हमने परसेंटेज इंक्रीज वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, जैसे कि हम परसेंटेज इंक्रीज निकालते थे। चेंज चेंज कितना है? 10.25 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है? 100। तो 10.25% का इंक्रीज है। ठीक है। तो नॉमिनल रेट जो बैंक बोलता है, इफेक्टिव एनुअल रेट जो बैंक देता है। अच्छा, अगर यहाँ पर बैंक ए के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू पी वन प्लस वन प्लस आई पावर एन। यही फॉर्मूला था ना, S = P 1 + I⁴ n। अगर बैंक ए के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करता ना, तो मैं लिखता 100 × 100 × 1 + 10% पावर 2। ठीक है जी, देखें जरा इसको, गौर से देखें, गौर से देखें। अगर बैंक ए के लिए मुझे अच्छा जी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज, अब आ रही है ना आवाज सबको? सही है जी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि भाई हमारे पास जो रेट होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है S = P 1 + I⁴ n। सही है। जब हम बैंक बी की बात करेंगे ना, जब हम बैंक बी की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करने के दो तरीके होंगे। एक होगा कि आप नॉमिनल रेट को यूज करो, एक होगा कि आप नॉमिनल रेट को यूज करो।
जब आप नॉमिनल रेट को यूज करोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पी की जगह 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस नॉमिनल रेट कितना है, बैंक बी का 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 नॉमिनल रेट कितना है। अच्छा, 10.25% कैसे आया उसकी मैं अभी आपको आंसर देता हूँ। बैंक बी का नॉमिनल रेट कितना है, 10%। अच्छा, आप सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, एक क्रिटिकल बात सुनो। अगर सवाल में लिखा हुआ होगा सेमी एनुअली, तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड करोगे। अगर सवाल में लिखा हुआ हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 4 से डिवाइड करोगे। अगर लिखा हुआ होगा कंपाउंडेड मंथली, तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 12 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इंटरेस्ट की जो भी परसेंटेज होगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कितने सालों की बात हो रही है, कितने सालों की बात हो रही है, कितने सालों की बात हो रही है, 2 सालों की बात हो रही है ना। आम हालात में हम देखो क्या करते थे, आम हालात में हम 10% लिखते थे ब्रैकेट में, बाहर 2 सालों की बात है तो 2 पावर में डाल देते थे। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली का केस होगा, अगर केस कंपाउंडेड सेमी एनुअली का होगा, तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 2 से डिवाइड होगी। क्वार्टरली होगा ना तो 4 से डिवाइड होगी, मंथली होगा ना तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 12 से डिवाइड होगी। अच्छा, पावर में क्या होता था, आम हालात में नंबर ऑफ ईयर्स आते थे, आम हालात में क्या आते थे, नंबर ऑफ ईयर्स आते थे। लेकिन अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा ना तो नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। गौर से सुनो, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स 4 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर कंपाउंडेड मंथली होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स 12 से मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि सेमी एनुअली के केस में इंटरेस्ट की परसेंटेज 2 से डिवाइड, नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई। सेमी एनुअली की केस में इंटरेस्ट की परसेंटेज 2 से डिवाइड, नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई। तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% थी, उसको 2 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल है, 2 साल को 2 से मल्टीप्लाई करो तो पावर में लिखोगे आप 4। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारा आंसर यही आता है, जो ऊपर आ रहा था 121550625, यही आ रहा है। वापस से बताऊं, वापस से बताऊं, पी की जगह 100 लिखा, फिर 1 भी फॉर्मूले में था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की परसेंटेज जो कि 10% है उसको 2 से डिवाइड किया। जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा 4 से डिवाइड करेंगे, कंपाउंडेड मंथली होगा 12 से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा। तो क्योंकि 2 सालों की बात हो रही थी, 2 इंटू 2 4 होता। अगर लेट से कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, इंटरेस्ट की परसेंटेज 4 से डिवाइड होती, नंबर ऑफ ईयर्स 4 से मल्टीप्लाई होते। अगर कंपाउंडेड मंथली होता तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 12 से डिवाइड होती और नंबर ऑफ ईयर्स 12 से मल्टीप्लाई होते। समझे? ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई इफेक्टिव एनुअल रेट यूज करना चाहे, अगर कोई फॉर्मूले में इफेक्टिव एनुअल रेट यूज करना चाहे, अगर कोई फॉर्मूले में इफेक्टिव एनुअल रेट यूज करना चाहे तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। सीधा 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 आप लिख दोगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10.25% जो कि इफेक्टिव एनुअल रेट है, पावर 2। यानी कि जब मैं इफेक्टिव एनुअल रेट, अगर कोई इफेक्टिव एनुअल रेट यूज करेगा, अगर इस फॉर्मूले में कोई इफेक्टिव एनुअल रेट यूज करेगा तो उसको इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड, पावर को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डायरेक्टली इफेक्टिव एनुअल रेट को यूज करेगा, यानी कि सालाना बेसिस पर जो रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न की परसेंटेज को यूज करेगा, यानी कि 10.25% को यूज करेगा, तो उस केस में उसको इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड और नंबर ऑफ ईयर से को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस केस में वो डायरेक्ट लिख सकता है इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट की परसेंटेज और पावर में नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? 2 तरीके हैं, नॉमिनल रेट यूज कर सकते हो, इफेक्टिव एनुअल रेट यूज कर सकते हो।
फाइनली एक और चीज है, जो इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला है, इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय m पावर m minus 1, where m is compounding periods in a single year। ठीक है जी। एक फॉर्मूला ये भी है जो आपके इफेक्टिव एनुअल रेट को नॉमिनल रेट को कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर बैंक बी की एग्जांपल ले लें। मिसाल के तौर पर आपके पास सवाल ये आता, मिसाल के तौर पर आपके पास सवाल आता कि भाई एक बैंक है बैंक बी जिसका 10% पर एनम कंपाउंडेड 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली रेट है। आप इसका इफेक्टिव एनुअल रेट बताओ, आप इसका इफेक्टिव एनुअल रेट बताओ, ये सवाल आ जाता है। तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला आपको क्या कहता है? ऊपर वाला फॉर्मूला बोलता है 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है? कंपाउंडिंग पीरियड इन अ सिंगल ईयर। कंपाउंडिंग पीरियड इन अ सिंगल ईयर। अगर सेमी एनुअली है तो 2, अगर क्वार्टरली है तो 4, अगर मंथली है तो 12। तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे, पावर में भी कितना लिखोगे? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m का मतलब ये है कि एक साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, -1। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर दे मल्टीप्लाई। इस तरह से आपका इफेक्टिव एनुअल रेट आ सकता है। ठीक है जी। अब देखें इस लेसन को आज से जो भी चीजें हो रही हैं उसको आपको बार बार देखने की जरूरत है। आप इसको देखें 2 बार 3 बार 4 बार, इसी वीडियो लेसन को देखें 2 बार 3 बार 4 बार, इसी फाइल को, इसी वीडियो लेसन को, इसी फाइल को, इसी वीडियो लेसन को देखें। और फिर मुझसे आप अपने सवालात जितने भी हैं वो सॉल्व करवाएं। ठीक है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप इस शीट को, इसके फॉर्मूले को, इसकी सारी बातों को बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार